नमस्कार। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हमारा महत्वपूर्ण विषय है अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं और लाभ। हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं। फिर भी समाज के कुछ वर्गों को विशेष संरक्षण और अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने कई संवैधानिक प्रावधान और कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। आइए तो बात करते हैं इस विशेष विषय पर। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे कानूनी सलाहकार हैं डॉक्टर सराफत अली। आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कानूनी सलाह कार्यक्रम में आपका। आज जैसे कि हम इस अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, अल्पसंख्यक को कानून में हम किस तरह से समझें और कानून में किन समुदायों को इसके अंतर्गत रखा गया है। इस विषय को समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहला सवाल यही उठता है कि अल्पसंख्यक कौन है। जी देखिए, हमारे यहाँ एक एक्ट पास किया गया है जिसका नाम है अल्पसंख्यक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992। उसकी धारा 2C में 2C में ये कहा गया है कि कौन अल्पसंख्यक होगा, ये केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी। केंद्र सरकार को ये राइट दिया गया है कि वो अधिसूचित कर सकता है कि हमारे यहाँ रहने वाला कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक कैटेगरी में आता है। अभी हमारे यहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, बौद्ध और 2014 में जैन को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन मिलता है जो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय का निर्धारण राज्य के हिसाब से होना चाहिए, राज्यवार होना चाहिए, ना कि नेशनल लेवल पर। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में हिंदू समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। जी, निश्चित रूप से संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए किस तरह से उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, ये भी जानना इस कार्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, हमारे मुल्क के संविधान में अल्पसंख्यकों को संवैधानिक गारंटी दी गई है। अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे संविधान का आर्टिकल 14 मिलता है। जी बिल्कुल। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान करता है, जिसका मीनिंग है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति समान है, उसके ऊपर एक ही विधि लागू होती है। मज़हब के आधार पर या जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अनुच्छेद 15(1) में जो सामान्य विभेदीकरण है उसको प्रतिषेध करता है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन, प्रवेश के लिए धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, बहुत सही। अनुच्छेद 16 इससे भी आगे बढ़ता है। वो कहता है कि जो पब्लिक सेक्टर है, जहाँ जिसको हम लोग आम भाषा में सरकारी नौकरी बोलते हैं, सरकारी नौकरी के मामले में सब लोगों को समान अवसर प्राप्त रहेगा, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों। यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको भी सरकारी सेवा में उस धर्म के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जी। इसके आगे हम जाएंगे, प्रॉपर 4 आर्टिकल का एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। बिल्कुल। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 ये चारों मिलकर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करते हैं। साथ ही अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय को उनकी पसंद की के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का राइट देता है। जी, शिक्षा की अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग और जो भी वर्ग इसमें आते हैं, तो उसके लिए शैक्षणिक संस्थान वे स्थापित और संचालित किस तरह से कर सकते हैं? संविधान में, कानून में इसके लिए क्या प्रावधान किए हैं डॉक्टर साहब? देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 बड़े ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारे संविधान में प्रावधानित किए हैं। स्पेशली मैं बात करूंगा अनुच्छेद 30 की।
जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय को उनकी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। ये शैक्षणिक संस्थान सिर्फ धार्मिक शिक्षा के लिए ही नहीं, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा हो या वो सामान्य शिक्षा हो, उनको भी संरक्षण प्रदान करता है। सेंट जेवियर कॉलेज के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि यदि कोई अल्पसंख्यक समुदाय कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी भी तरह का कोई व्यावसायिक कॉलेज स्थापित करता है तो उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस प्राप्त रहेगा और ऐसे शिक्षण संस्थान को एडमिनिस्टर करने का पूरा हक ऐसे समुदाय को मिलेगा, ताकि उनकी शिक्षण व्यवस्था उनके अनुरूप सुनिश्चित की जा सके। निश्चित रूप से, और किसी भी स्तर पर भेदभाव न हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न निर्णयों के माध्यम से भी ये चीज़ें संरक्षित की जाती हैं समय समय पर। अगर हम छात्रवृत्ति की हम बात करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, तो सरकार की कौन कौन सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें छात्रवृत्ति इसके लिए प्रावधान किया गया है समुदायों के लिए? देखिए, हमारे यहाँ पर एक मंत्रालय है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, जिसको हम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी कहते हैं, और वो 3 स्तरों पर छात्रों को जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान करता है। ये 3 स्तर हैं। पहला है प्री मैट्रिक, जी सर, दूसरा है पोस्ट मैट्रिक, और तीसरा यदि किसी व्यवसाय से संबंधित कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो ये मंत्रालय उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। और साथ ही यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि ये मंत्रालय 30% रिजर्वेशन अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए ये स्कॉलरशिप आरक्षित करता है। तो स्कॉलरशिप, अगर बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है, अभी जो प्री मैट्रिक में आती हैं वो 9 से 10th, देखिए 1st to 8th तक तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन में आ गया है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके लिए कोई फीस, कोई ट्यूशन फी चार्ज नहीं की जाती है। पहला आता है 9 to 10th जो प्री मैट्रिक को कवर करता है, और उसके बाद 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन टिल पीएचडी तक, टिल पीएचडी तक ये मंत्रालय उनको स्कॉलरशिप का प्रावधान करता है। और इसमें भी पारदर्शिता लाने के लिए ऐसी स्कॉलरशिप महाविद्यालय जिसमें वो पढ़ रहे हैं उनके खाते में ना जाकर सीधे जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। और मेधावी जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें अधिक से अधिक सपोर्ट मिल सके, ऐसी कल्याणकारी योजनाओं से। बहुत ही सुंदर ये योजनाएं हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जिस तरीके से विभिन्न स्तरों पर संचालित होते आ रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? पहले तो हम उद्देश्य समझना चाहेंगे, और अल्पसंख्यक समाज के लिए, समुदायों के लिए किस तरह से ये योजनाएं कल्याणकारी हैं? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, एक योजना है जिसे हमारे देश ने स्पेशली ऐसे एरियाज़ के लिए जो माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड एरियाज़ हैं, यानी ऐसे ज़िले, ऐसा एरिया जहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी अधिकता में रहती है, जहाँ उनकी पॉपुलेशन अधिक है, तो ऐसे क्षेत्रों का डेवलपमेंट इम्बैलेंस रिमूव करने के लिए वहाँ जो ज़रूरी यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली इन केस ऑफ एजुकेशन, इन केस ऑफ हेल्थ एंड इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, इन एरियाज़ को डेवलप किया जाता है। जैसे वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस इस्टेब्लिश करना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इस्टेब्लिश करना, और ऐसे शैक्षणिक संस्थान इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना जिनमें स्किल्स को डेवलप किया जा सके, जैसे पॉलिटेक्निक, ITI। ये ऐसे छोटे छोटे जो हमारे स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाता है, ताकि जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं
और ये जो पिछड़े हुए एरियाज़ हैं इनमें जो इम्बैलेंस है उसको रिमूव किया जा सके। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर योजना साबित हुई है और ऐसे क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास हो रहा है और जो वहाँ रहने वाले संख्यक जो लोग हैं उनका बहुत तेज़ी के साथ विकास हो रहा है। निश्चित रूप से आप शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि किस तरह से इन योजनाओं का जो छात्र छात्राएं वो लाभ ले रही हैं? अभी इस बात को बड़े फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा जी। कि जितनी भी योजनाएं हैं हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और जिनका कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय को उनका लाभ प्राप्त हो रहा है। आज हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय की छात्र ही नहीं, छात्राएं भी हायर एजुकेशन ले रही हैं, उनको ये स्कॉलरशिप मिल रही है, उनको अपना स्किल्स डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो मुख्य धारा में आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, और यही हमारे देश की विशेषता भी है कि अनेकता में एकता की भावना है और सभी समुदायों को साथ में लेकर के उनका सर्वांगीण विकास हो। डॉक्टर साहब, अगर हम युवाओं के कौशल विकास और रोजगार की बात करें तो ऐसे में कौन सी कल्याणकारी योजना है, कौन कौन से संचालित हो रही हैं जो खास तौर से युवाओं पर केंद्रित है और उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं? हमारी सरकारें सिर्फ इनिशियल स्टेज पर ही लोगों को अपलिफ्ट करने का प्रयास नहीं कर रही हैं, वो ऐसे लोगों के लिए भी प्रयासरत हैं कि जो किसी वजह से अपनी इनिशियल स्टेज पर एजुकेशन नहीं ले पाए या वो अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाए, तो अब बाद में भी उनको अवसर प्राप्त हो सके। मैं एक स्कीम का नाम बताता हूँ, इसका नाम है नई मंजिल। बिल्कुल, ये एक सरकार द्वारा संचालित ऐसी योजना है कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित ऐसे लोग जो अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए या जिन्होंने शिक्षा अधूरी रह गई, उनको दोबारा से जो औपचारिक शिक्षा है वो प्रदान करना और उन्हें रोज़ शिक्षा प्रदान कर उनको रोज़गार के अवसर प्रदान करना। इसी के साथ मैं एक और योजना का नाम बताऊंगा आपको, जिस योजना का नाम है सीखो और कमाओ। बिल्कुल, सीखो और कमाओ। यहाँ पर हमारी सरकार ने जो पारंपरिक पेशे हैं, जो पारंपरिक रोज़गार है, जो हमारे रूरल एरियाज़ में जो पहले लोग हम करते चले आ रही हैं, जैसे कुम्हार हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, या इसी तरह के और जो रोज़गार हैं, उनको नई जो तकनीक है उसके हिसाब से उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, ताकि उनका वो पारंपरिक पेशा बचा भी रहे और वो उनके जीवन यापन में मुख्य जीविका के रूप में उनके काम आ सके। तीसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है, देखिए नाम भी कितना अच्छा है उसका, उस्ताद। ये एक ऐसी योजना है जो पारंपरिक पेशे को डेवलप कर उसे बाजार में लेकर आना, मेन मार्केट से नहीं जुड़ेगा, उसे उसका प्रॉपर पैसा, उसका मेहनताना, उसका प्रतिफल, उसका कंसिडरेशन उसको नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। तो मैं यहाँ सरकार की सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने जो समस्या की मूल जड़ है उसको पकड़ा है, लोगों को उनके व्यवहार, उनका जो बेसिक जो काम है उसमें बनाए रखने के साथ साथ उनको आधुनिकता और पेशेवर और स्किल्स डेवलप के साथ उनको मेन बाजार में लेकर आ रही है। बिल्कुल, और मुख्य धारा से जोड़ने का ये जो प्रयास है ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है, जिस तरह से विभिन्न योजनाओं का ये लोग लाभ ले सके। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें अल्पसंख्यकों के स्वरोजगार के लिए, स्टार्टअप के लिए, तो क्या बैंक से जो आर्थिक रूप से हम अगर बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र से उन्हें किस तरह से लाभ मिलता है इसमें? देखिए, एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है हमारा जिसका नाम है नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये स्पेशली जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको ऋण देना, चाहे जैसे टर्म लोन होता है या एजुकेशन लोन होता है, या तीसरे तरह का होता है कि जो स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको स्मॉल डेप्ट देना। इन्होंने 2 लाइन बनाई हैं। एक पहली लाइन में वो लोग आते हैं जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख पर एनम या उससे कम है जी। और लाइन 2 में वो फैमिलीज आती हैं जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए या उससे कम है। ये उनको टर्म लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट पर
जो लाइन 1 के लिए सिर्फ 6% है, लाइन 2 के लिए 8% है, और उसमें भी अगर कोई महिला है तो उसको 2% का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इससे हमें जो हमारा स्टार्टअप है या हमारा रोज़गार है उसमें हमें बड़ी हेल्प मिलती है। हम स्वावलंबी बनते हैं। जो पैसे की कमी की वजह से हम अपना स्टार्टअप नहीं चला पाते, हम अपना सब रोज़गार उत्पन्न नहीं कर पाते, तो ये डिपार्टमेंट हमारा इस तरह की हेल्प कर कर हमारी जो फाइनेंशियल, जो आर्थिक हमारी वीकनेस है उसको भरता है और हमें हमारे पैरों के ऊपर खड़ा करने में हमारी बहुत मदद करता है। जी, बहुत ही सटीक जानकारी आपने इस पर दी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि अल्पसंख्यकों के साथ में अगर किसी तरह का भेदभाव होता है किसी भी स्तर पर, तो कानून में क्या प्रावधान है, किस तरह से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है? देखिए, ये हमारी हम लेवल पर ये सुरक्षा मुहैया कराई गई है। पहली है हमारी संवैधानिक और दूसरी है हमारी विधिक। जी, देखिए, संविधान में मैंने आपको आर्टिकल 14, 15, 16, उसके बाद में 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक, जी, अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन मजहब के आधार पर होता है तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सीधे अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने का राइट है और अनुच्छेद 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने का राइट है। जी, ये तो हो गया हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार है जो हमें मिला है अल्पसंख्यक समुदाय को। इसके अलावा एक अल्पसंख्यक आयोग है, जी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गठित किया गया है थ्रू द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 में। और इस आयोग के सामने हम अपनी शिकायत कर सकते हैं। अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी अधिकार का उल्लंघन हुआ है, उसका शोषण किया गया है, कोई किसी भी तरह की एट्रोसिटीज़ की जा रही है, तो वहाँ उसको शिकायत की जा सकती है। और आयोग को बड़ी ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं ऐसे व्यक्ति के अधिकारों को प्रोटेक्ट या संरक्षित करने के लिए। जी। डॉक्टर साहब, अगर संपत्तियों की सुरक्षा की बात करें और प्रबंधन की बात करें तो वर्तमान में किस तरह की कानूनी व्यवस्था आप देखते हैं? किसी खास तरह के बोर्ड का इसमें गठन किया गया है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए? देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक बड़ा ही अच्छा जो कंसेप्ट है एक प्रॉपर्टी में, वक्फ। जी, वक्फ एक्ट 1995 है, वक्फ एक्ट 1995 है जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी ने, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की, तो यहाँ पर एक मुस्लिम को अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करने का राइट है। और वक्फ प्रॉपर्टी की एक बहुत ही अच्छी विशेषता होती है कि अगर एक बार वक्फ हो गया तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर हमने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया है जी, तो ये प्रॉपर्टी गॉड, ईश्वर, खुदा, भगवान उसके नाम हो गई है। अब वो तो उसको सेल करने के लिए नहीं आएंगे जी। तो इसका मतलब है कि अब वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए खुदा में, भगवान में निहित हो गई है। अब उसको हम ना सेल, परचेज या हम उसको गिफ्ट कुछ नहीं कर सकते। जी, ऐसी प्रॉपर्टी को चूंकि करने वाला चला गया, मर गया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 100 साल हो गए, 200 या 500 साल हो गए हैं, तो ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये वक्फ एक्ट 1995 बनाया गया, जिसको 2 बार संशोधित किया जा चुका है। एक बार 2013 में और एक अभी 2025 में इसको संशोधित किया गया है। जी। इसमें क्या प्रावधान है कि वक्फ प्रॉपर्टी को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, दोनों स्तरों पर एक वक्फ बोर्ड का प्रावधान किया गया है। और ये वक्फ बोर्ड ही वक्फ की संपत्तियों को प्रोटेक्ट करता है। ये वक्फ बोर्ड ही डिसाइड करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है। यदि किसी ने ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर अतिक्रमण किया है तो वक्फ बोर्ड जिला अधिकारी की सहायता से ऐसे अतिक्रमण को हटाने का राइट रखता है। और देखिए, अगर ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई अवैध कब्जा करता है जी। तो ये असंज्ञेय अपराध है और इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय की ये जो संपत्ति है, इसको विधि में हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ही इफेक्टिव रूप से प्रोटेक्टेड और संरक्षित किया गया है। जी।
अगर हम अब महिलाओं की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस तरह से कानून में प्रावधान किए गए हैं, इस पर आप जरा विस्तृत चर्चा करें। हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं जी। उनको आर्थिक, सामाजिक और विधिक तीनों तरह से प्रोटेक्ट किया गया है ताकि महिला का सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके। अगर मैं आर्थिक सशक्तिकरण की बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो हमारा स्कॉलरशिप सिस्टम है, छात्रवृत्ति सिस्टम है, हमारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 30% स्कॉलरशिप महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। और ऐसी कई योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को सीधे फायदा दिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त कॉरपोरेशन है, निगम है, वो महिलाओं को जो डेप्ट दिया जाता है, जो ऋण दिया जाता है, चाहे वो टर्म लोन है, चाहे वो एजुकेशन लोन है, उन पर 2 से 3% की रियायत देता है इन कंपैरिजन टू द मेल। जी। तो ये आर्थिक सशक्तिकरण है। रही विधिक सशक्तिकरण की बात, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे के बताऊंगा अभी जो डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, एक एक्ट पास किया गया था 1939 में, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट 1939। वहाँ उस एक्ट की धारा 2 में जी। सिर्फ महिलाओं को अधिकार दिया गया है, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिया गया है कि वो अपने हस्बैंड से अपने विवाह को किन आधारों पर विच्छेदित करा सकती है, डिवोर्स ले सकती है। उसके बाद देखिए, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इशू आया था 1985 में और 1986 में। जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके विवाह विच्छेद के बाद उनके भरण पोषण का सवाल था। बिल्कुल। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसी महिलाओं को इद्दत पीरियड तक भरण पोषण का प्रोविज़न था, लेकिन शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद असलम अली खान माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1985 में डिसाइड किया था कि भाई ऐसी महिलाओं को भी दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको हम सीआरपीसी बोलते हैं, सेक्शन 125 में जो मेंटेनेंस राइट है, वो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि वो एक सेकुलर लॉ है जो मुस्लिम महिलाओं को भी संरक्षित करता है। तो तभी एक एक्ट बनाया हमारी पार्लियामेंट ने, जिसका नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। और उसमें इतना महत्वपूर्ण प्रोविजन किया गया था कि 3 महीने में ही उसकी होल लाइफ के मेंटेनेंस का प्रोविजन किया गया। बिल्कुल। अब देखिए, सामाजिक स्थिति की बात। सामाजिक क्या है कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में एक इंस्टेंट डिवोर्स का प्रोविजन था। बिल्कुल। कि भाई एक ही बार में 3 बार तलाक बोला और तलाक हो गया। हमारी न्यायपालिका ने 2019 में डिसीजन दिया कि भाई ये जो इंस्टेंट डिवोर्स है, इसका कोई प्रोविज़न कुरान में नहीं है, और कुरान में जो तरीका दिया गया है डिवोर्स का, वो तलाक उल सुन्नत है, तलाक उल बिद्दत, यानी इंस्टेंट डिवोर्स नहीं है। तो इसको क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। अब उसके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हमारी संसद ने एक एक्ट पास किया गया है जिसका नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जिसमें अगर कोई किसी मुस्लिम महिलाओं को इंस्टेंट डिवोर्स देता है तो इसको आपराधिक कार्य बना दिया गया है। बिल्कुल। 3 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। तो इन सब लेजिस्लेशन से और न्यायिक निर्णयों से सुनिश्चित होता है कि जो महिला है, अल्पसंख्यक महिला है, उनको सशक्त करने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल। और इस तरह से वो सशक्त भी हो रही हैं, और एक बहुत ही बड़ा ये उपाय है उनके लिए सशक्तिकरण को लेकर के और आगे बढ़ने को लेकर। जी। डॉक्टर साहब, अल्पसंख्यकों के आरक्षण की अगर हम बात करें तो किस तरह से उन्हें कानूनी रूप से उनके लिए प्रावधान किए गए हैं आरक्षण से संबंधित? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो 27% का आरक्षण है,
उसमें मुस्लिम जो कास्ट हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। मुस्लिम कास्ट भी जो ओबीसी कैटेगरी में आती हैं, मंडल कमीशन के बाद जो ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया, तो उसमें जो मुस्लिम जातियाँ ओबीसी कैटेगरी में आती हैं वो भी आरक्षण की अधिकारिणी हैं। इसी तरह जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया है, उसमें भी वो मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक जातियाँ जो ओबीसी कैटेगरी में नहीं आती हैं, जनरल कैटेगरी में आती हैं, जिनको ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन मिलता है, तो ऐसी अल्पसंख्यक महिला या पुरुष आरक्षण की अधिकारिणी है ईडब्ल्यूएस के बेस पर। जी डॉक्टर साहब, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरूकता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो राष्ट्रीय और राज्य सरकारें हैं वो भरपूर प्रयास कर रही हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय मुख्य धारा में आए, क्योंकि हमारा संविधान मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है अवेयरनेस की, जागरूकता की। जब तक अल्पसंख्यक समुदाय जागरूक नहीं होगा, उसके अंदर इच्छा नहीं होगी कि मैं जानूं हमारी सरकार ने हमें हमारे लिए कौन कौन से प्रोविज़न किए हैं, कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की हैं, क्या क्या हमारे लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तब तक ऐसी स्कीम और ऐसी योजनाओं का कोई औचित्य नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने इतने गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। अधिकार तभी मजबूत होते हैं जब हमें उनकी जानकारी हो। अल्पसंख्यकों के लिए संविधान और सरकार ने अनेक सुरक्षा और अवसर प्रदान किए हैं। आवश्यकता है जागरूकता, शिक्षा और सकारात्मक भागीदारी की। हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां समानता, न्याय और भाईचारा सर्वोच्च मूल्य हो। इसी संदेश के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।